नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर। तो हम सब पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी के। आई होप कि आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पहले जाकर उन्हें भी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स लिंकिंग इनेट एंड एक्वायर्ड रिस्पॉन्सेस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था। उसमें हमने मैक्रोफेजेस डिस्कस कर लिया था। Today we will be discussing neutrophils, mast cells, basophils, eosinophils and most probably the NK cells if the time permits। अगर टाइम ज़्यादा नहीं होगा वीडियो लंबा तो हम NK cells भी पढ़ लेंगे। अदरवाइज NK cells, lymphocytes and dendritic cells we would be discussing later in upcoming videos। Okay, so let's proceed with the video and let's proceed with the topic। Neutrophils जैसे कि हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। यानी न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ह्यूमन ब्लड में एग्जिस्ट करने वाली WBCs का सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, अप्रॉक्स 70%। ठीक है। दीज आर द डिफेंस अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि पायोजेनिक यानी पस फॉर्मिंग, पायोजेनिक का मतलब है पस फॉर्मिंग, तो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से जब इन्फेक्शन होता है उस केस में जो डिफेंस होता है वो, यानी जो इम्यून सेल सबसे पहले आकर के बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है। इस केस में क्या होता है, कैसे ये रिएक्शन करती हैं, ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, एब्सेसिस फॉर्मेशन करती है और इसी तरह का कुछ इन्फेक्शन वहाँ पर कॉज करती है। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, ये बोन मैरो से एज अ मैच्योर सेल्स निकलती हैं। जैसे कि हम लिम्फोसाइट्स देखते हैं, टी लिम्फोसाइट, या हम टी सेल्स की बात जब करते हैं तो हम देखते हैं कि बोन मैरो से वो मैच्योर होकर नहीं निकलती है, वो जाकर थाइमोसाइट में मैच्योर होती है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बोन मैरो से एज अ मैच्योर सेल ही निकलती है। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 1 to 2 डेज़ इनका लाइफ स्पैन होता है। यानी ये सिर्फ 1 से 2 दिन तक ये अपना काम करती है और उसके बाद दे डाई, उसके बाद वो मर जाती हैं। नॉन रेजिडेंट इन द टिश्यूज़ में ये रेजिडेंट नहीं होती है, जबकि साइट पे ये रिक्रूट की जाती है। कौन सी साइट? इन्फेक्शन की साइट। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस साइट पे न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट किया जाता है और वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर हाईली फैगोसाइटिक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है कि फैगोसाइटिक सेल्स की जब भी हम बात करते हैं तो उनमें मेनली मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ही उसका, आप कह सकते हैं कि मेन जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। इसके अलावा इयोसिनोफिल भी फैगोसाइटिक होती है, बेसोफिल्स भी होती हैं, बट न्यूट्रोफिल्स आर द मेजर फैगोसाइटिक सेल्स। ओके, दीज आर एंटी माइक्रोबियल तो हैं ही, क्योंकि ये माइक्रोब्स को किल करती हैं। तो माइक्रोब्स को किल करने का इनका जो तरीका है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल कौन कौन सी मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो फर्स्ट मैकेनिज़्म दैट इज़ यूज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स इज़ टू कंट्रोल इन्फेक्शन इज़ द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका प्राइमरी मैकेनिज़्म है पैथोजन एलिमिनेशन के लिए। फैगोसाइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है। फैगोसाइटोसिस जैसे कि हमने मैक्रोफेजेस में पढ़ा था, यहाँ पे फैगोसोम बन जाता है, फैगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज़ हो जाता है, फैगोलाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं लाइसोजाइम से ये इनको डिग्रेड करती हैं और इस तरह से बैक्टीरिया या जो भी इस यहाँ पर इन्फेक्शन आया है, जिस भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से उसको यहाँ पे किल कर दिया जाता है। दूसरी जो प्रोसेस न्यूट्रोफिल्स में होती है वो है डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं।
तो ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि इनमें कुछ प्री फॉर्म्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये कुछ टॉक्सिक कंटेंट्स जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ या नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ NOS और ROS, इस तरह की ये टॉक्सिक कंटेंट्स जो हैं वो डिलीवर कर देते हैं बैक्टीरिया को। यानी बैक्टीरिया को ये किल करने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं NET रिलीज़। तो NET क्या है? NET का मतलब है, अब यहाँ आ जाइए आप, ये देख सकते हैं आप कि NET जो है उसका मतलब है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं कि अपने न्यूक्लियर कंटेंट्स को और अपने ग्रैन्युलर कंटेंट्स को बाहर रिलीज़ कर देती है जब बैक्टीरिया को एंगल्फ नहीं करती हैं। इस केस में आप देख रहे थे कि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो रहा था और डीग्रेनुलेशन भी फैगोसाइटोसिस का ही एक प्रोसेस था। यानी जब उसको फैगोसाइटोज कर लिया जाता है बैक्टीरिया को, उसके बाद में वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो उनमें ROS होते हैं, NOS होते हैं और वो फैगोसोम को डिलीवर कर दिए जाते हैं। जैसे कि लाइसोजाइम से जब फ्यूज़ होता है तो फैगोलाइसोसोम बनता है, इसी तरह से फैगोसोम को ये टॉक्सिक कंटेंट्स भी डिलीवर कर दिए जाते हैं जो कि ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। डीग्रेनुलेशन होकर के ये रिलीज़ होते हैं और फैगोसोम को डिलीवर कर दिए जाते हैं। लेकिन एक केस क्या है हमारे पास, है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। इस केस में क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो सब अपने साथ में न्यूक्लियर कंटेंट, जो न्यूक्लियर कंटेंट है इसका न्यूट्रोफिल का, वो और साथ ही मिलकर के ग्रैन्युलर कंटेंट, ये सब ट्रैप कर लेते हैं एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके इसको ट्रैप करते हैं और उसके बाद में माइक्रो को किल करते हैं। तो इस तरह से एक ये न्यू प्रोसेस जो है ये रिसेंटली पता लगाई गई है कि इस तरीके से भी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो किल करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो जब बैक्टीरिया को किल कर देती है उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो मर जाती है, यानी दे डाई। और डाई करके यानी कि मर के वो एक लिक्विफाइड टिश्यू बना देती हैं। यानी क्योंकि वहाँ पे सेल्स की डेथ हो गई है तो टिश्यू जो है वो सेल्स जो है वहाँ पे वो लिक्विफाइड हो जाती है, और इस तरह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रोफिल्स अपना वर्क करती हैं। आगे चलते हैं, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या है? मास्ट सेल्स जो हैं ये रेजिडेंट सेल्स हैं म्यूकोसल टिश्यू में और लूज कनेक्टिव टिश्यू में। जो हमारी म्यूकस सरफेसेस होती हैं वहाँ का जो टिश्यू होता है, उनकी एपिथेलियल लेयर के नीचे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पर मास्ट सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स में हमने देखा था कि ये ब्लड में ही मेनली होती हैं, टिश्यू में रिसाइड नहीं करती है, और जब भी यहाँ पे इन्फेक्शन होता है टिश्यू के अंदर तो ये इन्फेक्शन की साइट पर जाती हैं। जबकि मास्ट सेल्स जो होती हैं वो ऑलरेडी रिसाइड करती हैं म्यूकोसल सरफेसेस में। ठीक है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिस्टामिन और साइटोकाइंस को कंटेन करते हैं। यानी जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं उनमें हिस्टामिन और साइटोकाइंस जो हैं वो मेन इनके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर एक्टिवेटेड थ्रू PRRs, या हम कह सकते हैं PRRs, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे। PRRs मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इसी का एक टाइप है TLR, टोल लाइक रिसेप्टर। ये हम बाद में आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे। टोल लाइक रिसेप्टर में भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी पूरा, टोल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, तो ये PRR या TLR के थ्रू ये एक्टिवेट होती हैं। यानी कि जब भी कोई बैक्टीरिया आकर के इनके PLR से अटैच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। और कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम अलग से जब लेक्चर लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स किस तरह से सेल्स को एक्टिवेट करता है।
तो एक्टिवेटेड मास्ट सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, एक्टिवेटेड मास्ट सेल्स हैं ये रिलीज़ करती हैं मीडिएटर्स और लिपिड मीडिएटर्स, साइटोकाइंस, इस तरह के मीडिएटर्स को ये रिलीज़ करती है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये वैसो एक्टिव अमाइंस जैसे कि हिस्टामिन्स को रिलीज़ कर रही हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फ़ा, ग्रोथ फैक्टर जैसे कि TGF बीटा और PDGF, प्रोटीएजेस जैसे कि काइमेज और ट्रिप्टेज। तो इस तरह के एंजाइम्स ये रिलीज़ करती हैं। इस तरह के इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी इनमें भी डीग्रेनुलेशन ही मेनली होगा, तो डीग्रेनुलेशन होकर के ये वैसो एक्टिव अमाइंस हैं जैसे कि हिस्टामिन्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये भी रिलीज़ करेंगी। उसके अलावा कुछ और एंजाइम्स और ग्रोथ फैक्टर इन सब को रिलीज़ करके ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो गट है, हमारी लंग्स, एयरवेज, यहाँ पे जो स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन का एक रिजल्ट होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर स्मूथ मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से मास्ट सेल अपना वर्क करती है और मास्ट सेल जनरली एलर्जिक रेस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब भी हम एलर्जी की बात करते हैं तो मास्ट सेल वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स ब्लड ल्यूकोसाइट्स का 1 to 3% कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, जैसे कि हमने न्यूट्रोफिल्स में पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है, जबकि इओसिनोफिल का बाइलोब्ड और बेसोफिल्स का भी हमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं एंड दे आर स्टेन्ड ऑरेंज और पिंक। पिंक भी हम इन्हें कह सकते हैं, ऑरेंज और पिंक। जब इन्हें एसिटिक डाई इओसिन से स्टेन किया जाता है तो ये हमें पिंक कलर या एकदम ब्राइट ऑरेंजिश पिंक कलर के दिखाई देते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्रूटेड इन्फ्लेमेशन साइट्स, क्योंकि ये भी WBC हैं तो ये भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, रेजिडेंट सेल्स नहीं होती है, इनको रिक्रूट किया जाता है। सेल्स जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है इन सेल्स को वहाँ रिक्रूट किया जाता है। दीज आर मेनली इंपॉर्टेंट डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। मास्ट सेल्स की तरह वर्क करती हैं, इसलिए एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसी के साथ इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो जब भी पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात आएगी तो इओसिनोफिल का नाम वहाँ पर ज़रूर आएगा, यानी इओसिनोफिल्स जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस को रिमूव करने के लिए। ओके, तो इनका जो फंक्शन है वो ओवरलैप करता है मास्ट सेल से, यानी कि एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करती है मास्ट सेल्स की तरह ही ये, इनके अंदर डीग्रेनुलेशन होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का रिलीज कर होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है, दे प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स टू एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल से ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनका अटैचमेंट होने से रोकती हैं। उसके अलावा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय वॉर्म्स जैसे कि हेलमिन्थ्स, पैरासाइट्स, इनकी वजह से जो टिश्यू डैमेज हो रहा है उनको हील करने के लिए भी इओसिनोफिल वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये एक अच्छा सा निमोनिक है जो मैंने इंटरनेट से ही लिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी मैं पिक्चर्स यूज़ करती हूँ ये मैं इंटरनेट से ही यूज़ कर रही हूँ। ये ऑल्दो ये कॉपीराइटेड इमेजेस हैं लेकिन मैं टीचिंग के लिए इनका यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे कि कॉजेज़ ऑफ इओसिनोफिलिया यहाँ पे लिखा है एलर्जिक। इओसिनोफिलिया जो एक तरह की कंडीशन है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। एक एलर्जिक मतलब यहाँ पे आप एलर्जिक का एक निमोनिक देख सकते हैं कि एलर्जिक यहाँ पे कौन कौन से ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं एड्रीनल इनसफिशिएंसी, यानी एड्रीनल जो ग्लैंड है उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है तो एडिसन्स डिजीज़ होती है। लिम्फोमा, हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड अदर मैलिग्नेंसीज हम यहाँ पे देख सकते हैं।
एल ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी, इओसिनोफिल में माइलेजिया सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, वो भी हो जाता है एल ट्रिप्टोफैन की वजह से। ई फॉर एक्जिमा, एलर्जिक स्किन रिएक्शन, पैम्फिगस और डर्मेटाइटिस, यहाँ पे हर्पी टिफोमिस हो सकता है। और रेस्पिरेटरी कॉजेज़ ये मेनली इम्पॉर्टेंट है इसमें, अस्थमा, एलर्जिक एस्पिरोलोजोसिस और हे फीवर। इसके केस में ये अगर इनमें से आपको मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपको ये रेस्पिरेटरी कॉजेज जो कि अस्थमा, एलर्जिक एस्पिरोलोजोसिस है और हे फीवर है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। साथ ही साथ गैस्ट्रोएंटराइटिस जो कि इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। इन्फेक्शंस जो कि मैंने आपको बता ही दिए हैं, पैरासाइट्स और फंजाई लाइक है यहाँ पे कोकिडियोडाइटिस इमिटिस। एंड सी फॉर कोलाजन वेस्कुलर डिजीजेस जिसमें है SLE। SLE का मतलब है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस एंड श्रग ग्रॉस सिंड्रोम। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां इओसिनोफिल की वजह से इओसिनोफिलिया में होती हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंटली याद रखना है वो है रेस्पिरेटरी कॉजेज, अस्थमा एंड एलर्जिक रेस्पॉन्सेज और हे फीवर्स। ओके, बेसोफिल्स का भी न्यूक्लियस जो होता है बाइलोब्ड होता है, इसमें भी लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनको जब स्टेन किया जाता है तो ये डार्क ब्लू कलर से स्टेन होते हैं बेसिक डाई, और इसमें दे आर एब्सेंट इन टिश्यूज़, ये भी टिश्यू से में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है इनको एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दे फंक्शनली ओवरलैप विथ मास्ट सेल्स की तरह ही ये भी एलर्जी क्रिएट करती हैं। इनकी किलिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दे गो टू बैटल फील्ड, यानी कीमोटैक्सिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है। कीमोटैक्सिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड से सेल्स निकल करके और अट्रैक्ट हो रही हैं वो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कीमोटैक्सिस वगैरह ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो प्रोसेस होती है। रिकॉग्नाइज टारगेट और क्रॉस लिंकेज ऑफ रिसेप्टर बाउंड IgE मॉलिक्यूल्स बाय एंटीजन। मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, इनमें क्या होता है कि सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडी का इस तरह से, सही नहीं बना, ये थोड़ा सही बनाती हूँ इसको। ये मान लीजिए इस तरह से है और यहाँ पर एंटीबॉडी हमें देखने को मिलती है IgE एंटीबॉडी। इनकी सरफेस, इनके ऊपर FC रिसेप्टर्स होते हैं, उस FC रिसेप्टर से ये एंटीबॉडी के जो FC पोर्शन है वो उससे बाइंड हो रही है और यहाँ पर फिर हमें एंटीजन की कैपिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप, ये एंटीजन है, ये वाला पार्ट जो है ये एंटीजन है, इसमें ये एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग आप देख सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग देख सकते हैं IgE मॉलिक्यूल्स की एंटीजन से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से अंदर सिग्नलिंग ट्रिगर होती है और इस सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से एक्सप्लोड डीग्रैनुलेशन होता है। और जो ये डीग्रैनुलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ही फिर एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और NOS ROS ये सब मिल करके जो वो इन्फेक्शन आया है, जो बैक्टीरिया आया है, जो एंटीजन आया है, उसको किल कर देते हैं। तो इस तरह से बेसोफिल्स फंक्शन करती है। नेचुरल किलर सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स होती हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये मेन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर। दीज आर मेनली साइटोटॉक्सिक सेल्स। इनकी जो मोड ऑफ फंक्शन है वो है साइटोटॉक्सिसिटी। ये साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं किसमें, जो बैक्टीरियल सेल आने वाली है, जो वायरल लोड आने वाला है, जो वायरस आने वाला है, उसकी जो सेल है उसको ये साइटोटॉक्सिसिटी वहाँ पे कॉज करती है, उसकी सेल के लिए टॉक्सिक होती है, इसलिए इन्हें साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहा जाता है। दीज इंड्यूस अपोप्टोसिस इन टारगेट सेल्स। यहाँ पे जो टारगेट सेल्स है, टारगेट सेल्स जो है यहाँ पे यही हमारे एंटीजेंस हैं, है ना। एंटीजन से ये जो भी इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है उसको ये किल करती है और उसको किल करने के लिए ये उन्हीं में अपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है, यानी उनको खुद ही इस तरह से मॉड्यूलेट कर देती है कि वो अपनी डेथ के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड लिवर। स्प्लीन और लिवर जैसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट होती है। Structurally, they are similar to lymphocytes except the presence of large cytoplasmic granules. इनके अंदर large cytoplasmic granules होते हैं, उसको छोड़ करके बाकी की स्ट्रक्चर जो होती है वो इनकी lymphocytes जैसी ही होती है।
अब देखते हैं इनका मोड ऑफ फंक्शन किस तरह से ये वर्क करती है। तो लेट्स जूम इन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्या करती है जो NK सेल्स है। NK सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करती हैं और यही साइटोकाइंस इन्हीं का रेगुलेशन भी करती हैं। यानी कुछ साइटोकाइंस ऐसे होते हैं जो नेचुरल किलर सेल्स को ही फर्दर एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवेटेड NK सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक है इन्फेक्टेड सेल, एक इन्फेक्टेड सेल आप देख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि इसके अंदर किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस को हम जानते हैं कि ये किसी होस्ट सेल की इसको ज़रूरत होती है तभी वो रेप्लिकेट करता है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं, वायरस आप मेनली इसे मान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वायरसेस एंड ट्यूमर्स के अगेंस्ट, तो ट्यूमर में भी सेल डेथ अपोप्टोसिस से ही होती है और जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स है उनके अंदर भी अपोप्टोसिस इंड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर इंगेजमेंट विद इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस ग्रैन एंजाइम बी एंड परफोरिन। परफोरिन क्या होते हैं? परफोरिन स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो NK सेल्स जो होती हैं ये रिलीज़ करती हैं इन परफोरिन्स को। ये परफोरिन्स जो होते हैं ये टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे जा कर के इंसर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे पॉलीमराइज होकर के पोर बनाते हैं। ठीक है, ये पॉलीमराइज होकर के पोर बनाते हैं एंड देन दे अलो एंट्री ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स जिनका नाम होता है ग्रैन एंजाइम। तो ग्रैन एंजाइम की एंट्री को ये फैसिलिटेट करते हैं और उसके लिए ये क्या करते हैं, पोर्स बनाते हैं, परफोरिन पोर्स बनाते हैं। ग्रैन एंजाइम अंदर जाते हैं और अंदर जा कर के सेल डेथ को ट्रिगर करते हैं और इस तरह से ये वायरस सेल को अपोप्टोसिस या नेक्रोसिस के अंदर उनके अंदर ये चीज़ को इंड्यूस कर देती है और इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर लाइसिस या अपोप्टोसिस हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पे मोड ऑफ फंक्शन है NK सेल का, अगर हम जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो हम देख सकते हैं एक्टिवेटेड NK सेल्स रिलीज मोर साइटोकाइंस एंड दी साइटोकाइंस ट्रिगर वाइड स्प्रेड अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। B सेल्स और T सेल्स को भी ये फर्दर एक्टिवेट कर सकती हैं। तो इस तरह से NK सेल अपना फंक्शन करती है। NK सेल का एक और जो मोड ऑफ फंक्शन है वो है थ्रू फास्ट लिगेंड। फास्ट लिगेंड के थ्रू भी ये अपना वर्क करती है। इसके अपना वर्क मतलब अपोप्टोसिस इंड्यूस करती है। इसमें क्या होता है कि जो भी सेल, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल के ऊपर आपको फास, ये एक रिसेप्टर जैसा फास एक रिसेप्टर होता है, ये यहाँ पे एक्सप्रेस होता है ट्यूमर सेल के ऊपर और NK सेल्स के ऊपर फास्ट लिगेंड होता है। तो ये फास्ट लिगेंड जब फास्ट रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इसके अंदर अपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस है इसके अंदर, ग्रैन एंजाइम और परफोरिन्स वर्क करते हैं। परफोरिन्स यहाँ पे पॉलीमराइज होकर के पोर बनाते हैं और यहाँ पे ये ग्रैन एंजाइम्स इसके अंदर जा कर के अपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पे फास्ट लिगेंड के थ्रू भी अपोप्टोसिस जो है ट्रिगर होता है। ये जो फास्ट आप रिसेप्टर है ये एक तरीके से आप इनका डेथ सिग्नल मान सकते हैं कि अब इस सेल को इस सेल की डेथ होनी ज़रूरी है, इसलिए ये फास्ट लिगेंड आकर के यहाँ पे बाइंड करते हैं और आगे की फर्दर की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉज होती है। ओके, NK सेल में जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस का। तो मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस में आप देख सकते हैं कि ये जो NK सेल है इसके ऊपर दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर। एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स जो है ये अपोप्टोसिस कॉज करते हैं, जबकि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स जो है ये इनहिबिट करते हैं कि अपोप्टोसिस ना हो। अगर NK लिगेंड, जैसे कि हमने फास्ट लिगेंड की बात करी थी, अगर वहाँ पे फास्ट प्रेजेंट होता है टारगेट सेल के ऊपर तो यहाँ पे फास्ट लिगेंड प्रेजेंट होता है NK सेल पे। यहाँ पे उल्टा है, रिसेप्टर जो है वो NK सेल के ऊपर प्रेजेंट है और लिगेंड जो है वो टारगेट सेल पर प्रेजेंट है। तो ये लिगेंड और इस रिसेप्टर की बाइंडिंग ये भी एक तरीके से एक्टिवेटिंग होती है, एक्टिवेट करती है NK सेल्स को कि ये इस सेल को अपोप्टोसिस कॉज करे इस सेल में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MHC1 प्लस सेल्फ एंटीजन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सभी जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये अपने साथ MHC1 और एंटीजन को, सेल्फ एंटीजन को यहाँ पर शो कर रही हैं।
यानी प्रेजेंट कर रही हैं एनके सेल्स को। अगर ये सेल्फ एंटीजन को पहचान लेती है एनके सेल्स अगर सेल्फ एंटीजन को पहचान लेती है और अपने इनहिबिटरी रिसेप्टर से इसे बाइंड करती है, तो यहाँ पे इनहिबिशन वाला सिग्नल जो है आगे कन्वे होता है और यहाँ पे आपको अपोप्टोसिस का जो ट्रिगर है वो देखने को नहीं मिलता है, यानी अपोप्टोसिस ट्रिगर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको इनहिबिटरी सिग्नल्स मिल जाते हैं। जबकि यहाँ अगर हम देखें इन्फेक्टेड सेल्स को है तो यहाँ पे जो हमें सेल्फ एंटीजन MHC1 के साथ देखने को नहीं मिलेगा, उसका जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो बाइंड नहीं कर पाएगा इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ। तो क्योंकि इनहिबिशन नहीं होगा, सिर्फ एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ पे ही फिर से वही परफोरिन और ग्रेन एंजाइम्स निकलेंगे और वो जाकर के सेल को लाइज कर देंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ये जो मैंने एनके सेल में आपको प्रोसेस बताई है, ये परफोरिन, ग्रेन एंजाइम्स, फास्ट लिगेंड्स और ये थर्ड जो है मिसिंग सेल हाइपोथेसिस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप आई होप समझ गए होंगे और आप इसे अब याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा आज हो गया है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनके सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में और डेंड्राइटिक सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स, दो सेल्स और बची हैं जो कि लिंकिंग सेल्स हैं एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद फिर हमारा कुछ और हम पार्ट लेकर के आएंगे इम्यूनोलॉजी का। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।